2008 में कंटस एयरवेज की एक फ्लाइट सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया जा रही थी कि तभी अचानक से सफ़र के बीच में ही एयरक्राफ्ट के सारे फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम माल फंक्शन हो गए, यानी बंद पड़ गए और एयरक्राफ्ट जो हज़ारों फीट की ऊंचाई पर था तेज़ी से नीचे गिरने लगा। अब क्योंकि फ्लाइट हवा में थी, ज़्यादातर पैसेंजर्स ने तब तक अपनी सीट बेल्ट भी नहीं लगाई थी, जिस वजह से 100 से भी ज़्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। अब पायलट समझ नहीं पा रहा था कि प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक्स को अचानक से हो क्या गया, पर 10 मिनट के फ्री फॉल करने के बाद सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अचानक से वापस काम करने लगे। और क्योंकि पायलट्स काफ़ी ज़्यादा वेल एक्सपीरियंस थे, इसलिए उन्होंने तुरंत प्लेन पर कंट्रोल वापस पा लिया और एक बड़ी दुर्घटना होने से बचा ली। जब इस हादसे की जांच की गई तो ये सामने आया कि इस घटना के पीछे ना तो किसी इंसान की गलती थी, ना ही पायलट की, ना ही उस प्लेन की, यहाँ तक कि इस धरती पर मौजूद किसी भी इंसान की इस हादसे के पीछे कोई गलती नहीं थी। अब इस घटना से हटकर एक और अजीबोगरीब घटना के बारे में बात करते हैं। 2003 में बेल्जियम के एक लोकल इलेक्शन के दौरान एक पॉलिटिकल कैंडिडेट को 4000 से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा वोट मिल गए, जो सिर्फ इस वजह से हुए थे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कुछ अजीबोगरीब दिक्कत आने लगी थी। जब ऑफिशियल्स ने इस गलती को देखा तो उन्हें पता लगा कि ये जो एक्स्ट्रा वोट्स हैं ये उन लोगों के हैं जो असल में बेल्जियम के अंदर एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं। जब लोग ही एग्जिस्ट नहीं करते तो वो 4000 एक्स्ट्रा वोट आए कहाँ से? अब देखो, इस केस में भी मशीन या फिर किसी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से एरर नहीं आया था, बल्कि इन सब के पीछे हमारी दुनिया से बाहर, एक्चुअली हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आए कुछ ऐसे स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस रेज एंड पार्टिकल्स का हाथ था, जिसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि अगर हमारी दुनिया सन की प्रोटेक्शन में ना होती तो शायद आज हम पैदा ही नहीं हुए होते। ये जो पार्टिकल्स सोलर सिस्टम के बाहर से हमारी पृथ्वी तक पहुंचते हैं, उन्हें साइंटिफिक भाषा में कॉस्मिक रेज कहा जाता है। अब इस यूनिवर्स में प्लैनेट्स पर लाइफ का इवॉल्व होना ये कितना ज़्यादा रेयर एंड लकी है, ये इसी बात से पता चलता है कि ये जो डेंजरस कॉस्मिक रेज हैं, इनको सोलर सिस्टम के अंदर आने से रोकना और पृथ्वी को प्रोटेक्ट करना हमारे सन का काम है। सन हर सेकंड हाई चार्ज पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड को एमिट करता है, जो सोलर सिस्टम के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाती है। इस प्रोटेक्टिव शील्ड को हीलियोस्फीयर कहा जाता है, जो सन से 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर है। उससे 23 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आगे जाकर एक और लेयर एग्जिस्ट करती है जिसे हीलियोपॉज कहा जाता है, जहाँ तक आते आते सोलर विंड बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। फॉर रेफरेंस, सन से अर्थ तक की जो डिस्टेंस है वो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। हमें पहली बार इसका पता 1950 में चला था, लेकिन इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट से मिली, जो नासा के अकॉर्डिंग ऑफिशियली हीलियोस्फीयर को क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर कर चुके हैं। अब ये दोनों स्पेसक्राफ्ट साइंटिस्ट को इस कॉस्मिक बबल के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं, जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को चारों तरफ से कवर करती है। ये है प्लैनेट मार्स, जहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती और जिसे हम इंसानों का फ्यूचर होम कहा जाता है। इसके लेफ्ट साइड पर है हमारा करंट होम प्लैनेट, हमारी पृथ्वी, जहाँ पर 8 बिलियन से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और लाखों तरह के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी वो क्या चीज़ है जो मार्स को पृथ्वी से इतना ज़्यादा अलग बनाती है? वैसे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ है जो मार्स को पृथ्वी से अलग बनाती है, लेकिन उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है अर्थ की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जिसे यहाँ लाइफ का सबसे बड़ा आधार माना जाता है, जो अनफॉर्चुनेटली मार्स के पास नहीं है। ये बात काफ़ी हद तक सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड ही वो कारण नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसे हमारा सन भी प्रोटेक्ट करता है। सन इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है जो कॉस्मिक रेज को सोलर सिस्टम के अंदर 70% तक कम कर देती है। अब अगर पूरे सोलर सिस्टम के आसपास ये हीलियोस्फीयर नाम की शील्ड ना होती तो चाहे पृथ्वी के पास उसकी मैग्नेटिक फील्ड हो या ना हो, फिर भी यहाँ पर लाइफ का एग्जिस्ट करना लगभग नामुमकिन होता। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसे समझने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कॉस्मिक रेस एक्चुअली है क्या और ये लाइफ के लिए कितनी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। कॉस्मिक रेस वो अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल्स, हीलियम न्यूक्लियाई और सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तरह होते हैं, जो डीप यूनिवर्स में होने वाले पावरफुल एक्सप्लोजन्स जैसे कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स, जो हमारे यूनिवर्स में हर घंटे करीब 1,08,000 बार होते हैं, और गामा रे बर्स्ट जो कि हर दिन 2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा होते हैं, इन सब से निकलते हैं। अब अगर ये रेडिएशन इंसानों के ऊपर पड़े तो ये हमारे सेल्स को पूरी तरह से डैमेज कर सकती है और उन्हें म्यूटेट भी कर सकती है, जो कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का कारण बन सकती है। और अगर ये रेडिएशन लगातार पृथ्वी के ऊपर गिरते रहे तो ये कुछ ही सालों में पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म भी कर सकती है।
इसके अलावा कॉस्मिक रेडिएशन हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स को भी पूरी तरह से डैमेज कर सकती है, जिसका एग्जाम्पल हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही देखा था, जहां इन कॉस्मिक रेस की वजह से एक कमर्शियल प्लेन क्रैश होते होते बच गया। और बेल्जियम के इलेक्शन में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में एरर आया था, उसका रीजन भी ये कॉस्मिक रेज ही थी। ये सुनने में काफी ज्यादा फनी लगता है, पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है। असल में अगर हीलियोस्फीयर कॉस्मिक रेस को सोलर सिस्टम के अंदर आने से ना रोके तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो अर्थ पे प्रेजेंट है वो डैमेज हो जाएगी, यहाँ तक कि इंटरनेट भी। और अगर अचानक से हीलियोस्फीयर कंप्लीटली गायब ही हो जाए तो उस सिचुएशन को इमेजिन करना भी बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। अब बस इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर अचानक से जितने भी एयरक्राफ्ट हवा में मौजूद हैं वो सभी नीचे गिरने लगे, और तुम्हारे हाथ में जो फ़ोन है उसकी बैटरी में अचानक से आग लग जाए, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो अर्थ पर मौजूद हैं वो अचानक से डैमेज हो जाए, और जितना भी डेटा इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाए। अब मैं ये बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बिना हीलियोस्फीयर के अर्थ की कंडीशन बिल्कुल ऐसी ही होगी। सिर्फ ये नहीं बल्कि कॉस्मिक रेस का कंटिन्यूसली अर्थ के ऊपर गिरना अर्थ के एटमॉस्फेयर को भी पूरी तरह से डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से तुम्हें मजबूरन अपने घर के अंदर छुपना पड़ेगा, वो भी बिना किसी लिमिट के पूरी जिंदगी भर। और घरों में बंद होने का एक छोटा सा एक्सपीरियंस तो हम सब कोविड के टाइम पर ऑलरेडी ले ही चुके हैं। सिंपल शब्दों में कहूँ तो हीलियोस्फीयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी अर्थ पर लाइफ के इवॉल्व होने के लिए। पर सवाल ये उठता है कि सोलर सिस्टम के चारों तरफ ये प्रोटेक्टिव शील्ड आखिर बनती कैसे है। सन कंटिन्यूसली बिलियंस ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स को बाहर की तरफ एमिट करता रहता है, जिसे हम सोलर स्टॉर्म्स या फिर सोलर विंड कहते हैं। ये सोलर सिस्टम के अंदर हर डायरेक्शन में स्प्रेड होती है और लगभग 123 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक पहुंचती है। ये 8 प्लैनेट्स को कवर करते हुए हीलियोस्फीयर नाम की एक स्फेरिकल शेप बनाती है। सन की मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सोलर सिस्टम के कुछ एरियाज में ये कॉस्मिक बबल बड़ा या फिर छोटा हो सकता है। अब क्योंकि सन कंटिन्यूसली 8,28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मिल्की वे के सेंटर में मौजूद सैजिटेरियस ए नाम के ब्लैक होल को ऑर्बिट करता है, तो ये हीलियोस्फीयर नाम का बबल कंटिन्यूसली हाई स्पीड कॉस्मिक रेडिएशन के साथ कोलाइड करता रहता है, जो इंटरस्टेलर स्पेस से सन की मोशन के डायरेक्शन में आ रही होती है। ये कोलिजन एक हॉट प्लाज्मा रीजन क्रिएट करता है, जिसे साइंटिस्ट ने हीलियोपॉस का नाम दिया है। ये एक मेन बाउंड्री है जो सोलर सिस्टम को इंटरस्टेलर स्पेस से सेपरेट करती है, और इसीलिए इसे एक प्लाज्मा वॉल भी कहा जाता है। 2012 में वॉयेजर 1 पहला ऐसा ह्यूमन मेड स्पेसक्राफ्ट बना जिसने इस बाउंड्री को क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर किया, और उसके कुछ साल बाद 2018 में वॉयेजर 2 भी इस बाउंड्री को क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में जा चुका है। इनके इंस्ट्रूमेंट्स के डेटा के थ्रू साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही ये हीलियोपॉस के पास पहुंचा तो सराउंडिंग स्पेस की डेंसिटी अचानक से बढ़ गई और टेम्परेचर भी 30,000 से 50,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके अलावा वॉयेजर 2 के मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स ने यहाँ पर एक बहुत ही हाई डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड को रिकॉर्ड किया, जिसका ग्राफ तुम अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हो। इस ग्राफ में दिख रहा है कि कैसे वॉयेजर 2 इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर करके मैग्नेटिक फील्ड में काफी ज्यादा ड्रास्टिक चेंज एक्सपीरियंस करता है। अब अगर तुमने ये नोटिस किया हो तो मैंने ये मेंशन किया था कि वॉयेजर 1 हीलियोस्फीयर को पहले क्रॉस कर चुका है, और उसके लगभग 6 साल बाद 2018 में वॉयेजर 2 ने इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री ली थी, जबकि दोनों स्पेसक्राफ्ट एक ही साल में 1977 में लॉन्च किए गए थे। तो फिर ये 6 साल का बड़ा गैप कैसे आया? अब इसके पीछे 2 मेजर रीजंस है। पहला तो ये कि वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 से ज्यादा फास्ट है। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट स्पेस में 61,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, जबकि वॉयेजर 2 56,327 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और दूसरा बड़ा रीजन ये है कि इन दोनों प्रोब्स ने सोलर सिस्टम की बाउंड्री को अलग अलग डायरेक्शन से क्रॉस किया था। रिसर्च के अकॉर्डिंग हीलियोस्फीयर का रेडियस हर डायरेक्शन में डिफरेंट होता है, जो टाइम के साथ नेचुरली बड़ा या फिर छोटा होता रहता है। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो वॉयेजर 1 ने हीलियोस्फीयर को उस टाइम और उस लोकेशन पर क्रॉस किया था जहां पर इसका डायमीटर छोटा था, जिस वजह से उसने इस बाउंड्री को जल्दी क्रॉस कर लिया। पर ये चेंजेस हीलियोस्फीयर के बबल के डायमीटर में होते क्यों हैं? साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये चेंजेस सोलर साइकिल की वजह से होते हैं, जिसे तुम एक तरह से सन का वेदर कह सकते हो। हर साल सन की इंटेंसिटी फ्लक्चुएट करती रहती है, और साथ ही साथ सोलर विंड और मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती रहती है। और क्योंकि अभी तक हमें ये समझ आया है कि हीलियोस्फीयर सोलर विंड और सन की मैग्नेटिक फील्ड से बनता है, इस वजह से इसमें होने वाले चेंजेस हीलियोस्फीयर के डायमीटर पर भी इफेक्ट डालते हैं। अगर इसे एग्जांपल से समझाया जाए तो ये कुछ इस तरह से है कि जैसे सन सांस ले रहा हो और कभी इसकी एनर्जी लो हो जाती है तो ये हीलियोस्फीयर बबल श्रिंक हो जाता है। अब रीजन चाहे जो भी हो, ये शील्ड हमारी अर्थ को इन डेंजरस कॉस्मिक रेस से प्रोटेक्ट करती है। बिना इस शील्ड के ये सडन एलियन रेडिएशन बर्स्ट, जिसे हम कॉस्मिक रेस कहते हैं,
ये हमारी पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म कर सकती है। अब तुम्हारे पास इस टॉपिक को लेकर कोई भी सजेशन या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। अब उम्मीद करता हूँ कि तुमने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा, और अगर सीखा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।